हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से चैप्टर 1 के वीडियो को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging. जैसा हमने चैप्टर 1 में समझा कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जब उनमें नेशनलिज्म की भावना आई तो लोगों के आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में चेंजेस आए। मतलब अब लोग एक शेयर्ड आइडेंटिटी में बिलीव करने लगे, एक कॉमन आइडेंटिटी में बिलीव करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन भाषा बोलने वाले रीजन्स में लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, उनमें नेशनलिज्म की भावना जगी और वे नेशन स्टेट्स बनाने के रास्ते पर चले। उनमें नेशन के प्रति एक जुड़ाव महसूस होने लगा। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत चीजों पे आधारित थी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एक्सेट्रा। जर्मनी के यूनिफिकेशन में, इटली के यूनिफिकेशन में हमने इन चीजों को समझा था। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? नए सॉन्ग्स ने, नए आइकन्स ने, नए सिंबल्स ने, नए विचारों ने कम्युनिटीज के बाउंड्रीज को रिडिफाइन किया, उन्हें पास लाया, उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी दी, उन्हें जोड़ा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक नया नेशनल आइडेंटिटी बनाना एक लंबा प्रोसेस था। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत में यह कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुआ। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। In India and in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. भारत में और दूसरे कॉलोनीज में मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब जब लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, तब मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगी। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. कोलोनियलिज्म के खिलाफ जो लोगों ने संघर्ष किया, उस प्रोसेस में लोगों ने एकता की कीमत पहचानी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. कॉलोनीज में सभी ग्रुप्स का दमन किया जाता था, तो वे एक साथ आने लगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान। उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित होने लगा, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे,
उनके बीच एकता की भावना पनपने लगी। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied, and their notions of freedom were not always the same. कोलोनियलिज्म का इफेक्ट सभी क्लास और ग्रुप्स के लिए अलग अलग था। उनके एक्सपीरियंस अलग अलग थे, यहां तक कि सबके लिए आजादी का मतलब भी अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनियल पीरियड के दौरान पुरुष और महिलाओं के लिए कोलोनियलिज्म का इफेक्ट अलग अलग था, क्योंकि एक तरफ कॉलोनियल गवर्नमेंट का दमन तो सहना ही पड़ रहा था, और साथ में सोसाइटी में महिलाओं का दमन पुरुष भी कर रहे थे। तो महिलाओं को कॉलोनियल गवर्नमेंट से आजादी तो चाहिए ही थी, साथ में सोसाइटी में हो रहे रिप्रेशन से भी आजादी चाहिए थी। इसलिए आजादी के मायने सबके लिए अलग अलग थे। एक और एग्जाम्पल है किसान। किसानों को जमींदारों से आजादी चाहिए थी, क्योंकि जमींदार किसानों का शोषण करते थे। इसलिए आजादी के मायने सबके लिए अलग अलग थे। लेकिन हर वर्ग और समूहों पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे, और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी जी के अंडर में कांग्रेस ने इन डिफरेंट ग्रुप्स को एक मूवमेंट के सहारे एक साथ जोड़ना चाहा, बट इस यूनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होना निश्चित था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। आप पहले की हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को रिफर कर सकते हैं। In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. इस चैप्टर में हम 1920 से आगे क्या-क्या इवेंट हुए वो समझेंगे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कैसे नेशनलिज्म ने लोगों के इमेजिनेशन को नई उड़ान दे दी। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ये 6 अप्रैल 1919 का एक इमेज है। नेशनल मूवमेंट के दौरान स्ट्रीट्स पे ऐसे जुलूस निकालना एक आम बात थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इन द इयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट का प्रसार नए नए क्षेत्रों में हुआ। नेशनल मूवमेंट में नए नए सोशल ग्रुप्स शामिल हुए। कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के स्ट्रगल करने के नए नए मेथड्स डेवलप होने लगे। इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझा जा सकता है, इनका इम्प्लीकेशन क्या था, इस चैप्टर में हम समझेंगे। 1919 के से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans
and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. वॉर में खर्च होता है, ऐसा ही कुछ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वॉर के कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस खर्च को पूरा करने के लिए वॉर लोन्स इशू किए गए, टैक्स बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाए गए और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। थ्रू द वॉर years, prices increased doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. वॉर के कारण सप्लाई चेन ठप हो जाता है, जिसके वजह से 1913 से 1918 के बीच चीजों की कीमतें बढ़ गई। इसके वजह से आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. रूरल एरियाज में सोल्जर्स की फोर्स रिक्रूटमेंट की गई, जिससे इन क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा था। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाय विच द colonial state forced people to join the army. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट से ब्रिटिशर्स भारत के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लेते थे। जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। देन इन 1918-19 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. 1918-19 में और 1920-21 में भारत के कई हिस्सों में क्रॉप फेलियर हुआ, जिसके कारण फूड शॉर्टेज हो गया और उसी समय इन्फ्लुएंजा फैल गया। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग फेमाइन और एपिडेमिक के चलते 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को ऐसा लगा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगा तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरेगी और लोगों की मुश्किलें कम होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस स्टेज पे एक नया लीडर सामने आया और स्ट्रगल करने का एक नया तरीका पेश किया। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे साउथ अफ्रीका में थे, जहां उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया, एक नए तरीके का मास एजिटेशन किया, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह के विचार के अनुसार हमें सत्य की खोज करनी चाहिए और सत्य की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर।
सत्याग्रह के विचार के अनुसार अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य सही है, हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे ऑपरेसर से लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. एग्रेसिव हुए बिना, रिवेंज लिए बिना एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू जंग जीत सकता है। इसके लिए जो दमन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसकी चेतना को झंझोड़ना होगा। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. ऑपरेसर्स के साथ साथ सभी लोगों को वायलेंस के जरिए सच्चाई को जबरदस्ती एक्सेप्ट कराने के बजाय सच्चाई को सहज भाव से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बाय दिस स्ट्रगल, ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। इस स्ट्रगल के जरिए अल्टीमेटली सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को यूनाइट कर सकता है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली organized सत्याग्रह movements in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने कई जगह सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। 1917 में वे बिहार में चंपारण गए, वहां के किसानों को इंस्पायर करने, ताकि वे वहां के ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम का विरोध कर सके। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of the खेड़ा district of गुजरात। 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक के चलते खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे और वे डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन में उन्हें थोड़ी ढील दी जाए। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement among cotton mill workers. 1918 में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद गए। वहां के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। ये इमेज 6 नवंबर 1913 की है। साउथ अफ्रीका में इंडियन वर्कर्स मार्च कर रहे थे। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर जा रहे इंडियन वर्कर्स के इस जुलूस को महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे। जब इनको रोका गया और महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तो इस सत्याग्रह में हजारों और वर्कर्स जुड़ गए और वे नॉन वाइट्स के अधिकारों का हनन करने वाले रेसिस्ट लॉस का विरोध करने लगे। सोर्स से महात्मा गांधी और सत्याग्रह, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर which is the subject of this article can be used only by the strong.
लोगों का मानना है कि पैसिव रेजिस्टेंस दुर्बलों का हथियार है, बट यहां जिस पावर की बात की गई है उसका केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार खाकर भी आपको नॉन वायलेंस का साथ नहीं छोड़ना है। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन यहां जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। This power is not passive resistance. Indeed, it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. सत्याग्रह की शक्ति पैसिव नहीं है, बट इसमें इंटेंस एक्टिविटी की जरूरत होती है। साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट हुआ था वो पैसिव नहीं था बल्कि एक्टिव था। ये निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। Satyagraha is not physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction in the use of satyagraha. There is no ill will whatever. सत्याग्रह में कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सत्याग्रही अपने दुश्मन को कोई चोट या कष्ट नहीं पहुंचाता। सत्याग्रह का इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मन का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। सत्याग्रह के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह is pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. The soul is informed with knowledge. In it burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है जो लोगों के अंदर से आती है। आत्मा का आधार सत्य है, इसलिए इस फोर्स को सत्याग्रह कहते हैं। आत्मा में ज्ञान का भंडार है, इसमें प्रेम की लौ जलती है। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god, and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के मामले में भारत ब्रिटेन या यूरोप की बराबरी नहीं कर सकता। ब्रिटिशर्स वॉर गॉड की पूजा उपासना करते हैं, वे आर्म्स एंड एम्यूनेशन से लेस हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वेपन्स कैरी नहीं करते, उन्होंने नॉन वायलेंस के धर्म को अपना लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लेस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।